Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss about part 3 of our ongoing MCQ series for UGC NTA NET Economics paper. Okay, so this is presented by me and I am Dipsika Buragohain. So I would like to thank everyone because हम लोगों ने जो है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आप लोगों को थैंक्स देना चाहती हूँ. विदिन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने ये हासिल कर लिया है. दिस इज़ नॉट सो मच बिग बट येस दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. एंड जो ऑनगोइंग क्लासेस है, ये जो स्पेशल क्लासेस होते हैं गूगल मीट पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेसन नहीं देखा है रिलेटेड टू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर, वो लोग जाके पहले देखिए. दोज लेसन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सर्जिंग ए डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था. दिस इज रिलेटेड टू ए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पार्ट, राइट. सो इसका आंसर क्या होगा? सर्जिंग डिफरेंट प्राइस इन ए डिफरेंट मार्केट. डिफरेंट मार्केट में अगर हम लोग डिफरेंट प्राइसेस सर्च करते हैं, what does it call? Okay, so the answer is option 1A, that is price discrimination हम लोग बोलते हैं. Okay, and जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ओके, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि व्हाट इज़ रिजर्वेशन प्राइस. रिजर्वेशन प्राइस क्या है ये आप लोग मुझे बोलना, बिकॉज रिजर्वेशन प्राइस इज रिलेटेड टू योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पार्ट. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस. ओके, सो आंसर हियर इज ए. क्वेश्चन नंबर 2, although a monopolist can charge any price he likes, but he does not charge a higher price than his equilibrium price because ये मोनोपोलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, राइट. ये मोनोपोलिस्ट जो भी प्राइस है वो सेट कर सकते हैं, मगर वो कभी भी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर हायर प्राइस सेट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं. हायर प्राइस मीन्स फॉल इन द टोटल रेवेन्यू. देखिए यही सही ऑप्शन है. हायर प्राइस जो होते हैं, जब हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे अगर ज़्यादा प्राइस सेट कर दिया, देन टोटल रेवेन्यू कम हो सकते हैं, फॉल हो सकते हैं. इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर टोटल इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा प्राइस सेट नहीं कर सकते, राइट. So here option A is correct options. Next question number 3. Which of the following is not relevant in case of Swiss oligopoly model? देखिए हम लोग आज मार्केट के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो क्लासेस में जो है वो मार्केट का ही टॉपिक चल रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मार्केट का ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँ. सो यहाँ पे है कौन सा स्टेटमेंट स्विस के ओलिगोपोली मॉडल से रिलीवेंट नहीं है. ऑप्शन ए प्राइस कट बाय ए फार्म इज फॉलोड बाय द प्राइस कट बाय द राइवल फार्म. सो अगर जो है जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसका जो राइवल है प्राइस कट कर प्राइस वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइस को हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, देन राइवल फार्म इसका क्या करेंगे, वो भी प्राइस रिड्यूस कर देंगे, ठीक है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. स्विजी ने बोला है कि अगर जो प्रोड्यूसर है उस खुद का प्राइस फॉल करते हैं या डिक्लाइन करते हैं, जो राइवल फार्म होता है वो भी डिक्लाइन करते हैं. दिस इज राइट, ठीक है. ऑप्शन बी, प्राइस हाइक इज नॉट फॉलोड बाय द राइवल फार्म. यस, अगर हम लोग क्या करते हैं प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, देन राइवल फार्म क्यों फॉलो करेंगे, उसका तो नुकसान हो जाएंगे. सो राइवल फार्म प्राइस हाइक को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस डिक्लाइन को फॉलो करते हैं. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी, फार्म्स डू नॉट रिएक्ट प्राइस चेंज मेड बाय वन ऑफ द फार्म्स. ऑप्शन डी देखिए, फार्म्स रिएक्ट टू ऑल काइंड ऑफ प्राइस चेंज मेड बाय द राइवल. देखिए अब हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है, जो प्राइस फॉल होते हैं सिर्फ वही राइवल फार्म फॉलो करते हैं, प्राइस हाइक को फॉलो नहीं करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा. इसका मीनिंग है कि स्विस ओलिगोपोली मॉडल से ये ऑप्शन डी स्टेटमेंट रिलीवेंट नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो गया, राइट. ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन ए भी राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4.
मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली फार्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज डिमांड कर्व हैज़ ए पॉजिटिव स्लोप। देखिए कहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट के किसी भी सेक्टर में डिमांड कर्व पॉजिटिवली कहाँ पे राइज हुआ है? ये तो होता ही नहीं, ऑप्शन गलत है, राइट। ऑप्शन बी डिमांड कर्व हैज़ ए नेगेटिव स्लोप, ये तो हो सकता है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप हो सकते हैं। मोनोपोलिस्ट इनकर लॉसेस, नहीं ये नहीं हो सकता, मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोली फार्म इज लेस देन द प्राइस। क्यों होगा लेस देन द प्राइस? कब होगा? देखिए मोनोपोली जो होते हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी, यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। सो ये जो डी ऑप्शन होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा, सो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा। ओके, I hope these things is clear to you all. If you have any doubts regarding any topic, you can ask in the comment section below. Okay. Next question number 5. ये match the following questions है। ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। ये मुझे मेरा जो है फेवरेट क्वेश्चंस होता था ये सब। सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म। देखिए सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशंस, अगर आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है, मार्केट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, देन सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का थ्योरी किसने दिया था? बोमोल्स ने दिया था, राइट। बोमोल्स ने सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन दिया था। वो ये तो कंसेप्ट वाला बात ही नहीं है, ये याद रखने के लिए बात है। नेक्स्ट, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द फार्म। किसने ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फार्म इसका जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था? तो ये हो जाएगा 1, मोरिस ने दिया था, राइट। अभी हम लोग कोट्स देख लेते हैं। देखिए 1 का हो गया हम लोगों का 2, 1 2 एंड 2 1, 1 हो जाएगा 2, राइट। 1 का हो जाएगा 2, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है, इसका मीनिंग है बी एंड डी ऑप्शन गलत है। अभी ए एंड सी में कंपेयर करना है। ए एंड सी में देखिए 2 हम लोगों ने निकाल ही लिया, 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का क्या होगा? आइदर 3 होगा नहीं तो 4 होगा। सो 3 हम लोग देख लेते हैं। मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म। मैनेजरियल यूटिलिटी ये किसने दिया था? ये अगर याद है तो ये भी सबसे एकदम ही जो है इजी है, राइट। सो ऑप्शन 3 दैट इज विलियमसन ने मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन दिया था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हम लोग क्या देखा अभी कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम लोग सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे, उसके बाद करेक्ट आंसर तक जाइए, राइट। और मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग ये जो सब सेल्स ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ये आप लोग पढ़ाई कीजिए, राइट। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं असर्टेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता था, ओके क्वेश्चन सॉल्व करने में, असर्टेशन एंड रीजनिंग वाला, जब मैं खुद पढ़ाई कर रही थी। सो फिर भी हम लोगों को सॉल्व करना है, क्वालिफाई करना है यूजीसी नेट, राइट। नॉन कल्यूसिव मॉडल ऑफ चैम्बरलिन assert that a stable equilibrium can be reached if each firm serves monopoly price and equally shares the market demand curve. So ये क्वेश्चन हो गया चैम्बरलिन का नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकता है व्हाट इज कल्यूसिव मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एंड व्हाट इज नॉन कल्यूसिव मॉडल ऑफ ओलिगोपोली? ओके, मैं कमेंट सेक्शन में जाके देखूंगी बाद में। इसका रीजन दिया गया है, reasoning is that the firm recognize mutual interdependence in terms of actions and reaction with regard to price decision with the objective of the profit maximization which will be realized if price are determined at a level which equals the marginal cost. So पहले ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को जानना है व्हाट इज चैम्बरलिन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, राइट। यहाँ पे कोट्स दिया गया है, कोट्स आप लोग जानते ही हैं क्या क्या दे सकते हैं। चैम्बरलिन मॉडल के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, तभी ये आंसर आप लोग कर सकते हैं। सो चैम्बरलिन कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली कंसिस्ट इन हिज सजेशन दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड with the monopoly price being charged by all the firms if the firm recognize their interdependence. So चैम्बरलिन ने बोला अगर जो फार्म है खुद का इंटरडिपेंडेंस
इंटरडिपेंडेंट जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है, तो मोनोपोली प्राइस सर्च कर सकते हैं। सो मोनोपोली प्राइस जो है वो सर्च कर सकते हैं नॉन कोल्यूसिव मॉडल में, ठीक है, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम भी अचीव होगा। अगर मोनोपोली प्राइस सर्च करते हैं देन स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है और मार्केट डिमांड जो है वो इक्वली शेयर होता है। इसका रीजन क्या दिया है, इफ फर्म रिकॉग्नाइज देयर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। सो बाकी का जो दिया है वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चैम्बरलिन मॉडल जो आप अगर पढ़ के गए, 2-3 लाइन भी पढ़ के गए तो ये आंसर कर सकते हैं। बोथ क्या होगा, एसर्टेशन ए एंड रीजन आर करेक्ट। ओके, सो हियर ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर से मैं बोल देती हूँ कि चैम्बरलिन ने बोला है कि अगर जो फर्म्स है वो खुद का इंटरडिपेंडेंट जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं देन मोनोपोली प्राइस सर्च कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी अचीव कर सकते हैं। ओके, अगर उसने इंटरडिपेंडेंस जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया देन क्या होगा, वो कॉर्नट मॉडल में कॉर्नट इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। ओके, कॉर्नट सिचुएशन में चले गए, आइदर कॉर्नट होगा नहीं तो बार्टन होगा अगर इंटरडिपेंडेंस नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ओके, next question number 7. The pure monopolist obtains equilibrium level of output when मोनोपोलिस का इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में यहाँ पे बोला गया है। पहले आप लोग सोचिए कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस का इक्विलिब्रियम कौन सा है, MC इज इक्वल टू MR, राइट। ये तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं क्लास 11-12 से। सो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन हम लोगों को पता है, MC इज इक्वल टू MR, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये प्योर मोनोपोलिस आप लोगों को ये यहाँ पे जोड़ दिया गया है, राइट। यहाँ पे मोनोपोलिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा MR इज इक्वल टू MC। Next question number 8. Under Carnot model of duopoly, each duopolies will produce. So Carnot model of duopoly में each duopolies, ठीक है, दो फर्म है, फॉर एग्जाम्पल A एंड B। सो A कितना प्रोड्यूस करना होगा, B को कितना प्रोड्यूस करना होता है कॉर्नट मॉडल में, ठीक है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1/3। अगर दोनों 1/3 एंड 1/3 दोनों अगर प्रोड्यूस कर लिया देन कॉर्नट मॉडल क्या होगा, 2/3 टोटल आउटपुट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो हियर ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 9. The distinguishing feature of the monopolistic competition are, monopolistic competition का जो features है वो क्या क्या है। ऑप्शन 1 product differentiation, ऑप्शन 2 non price competition, ऑप्शन 3 large number of firms and freedom to entry and exit, firms are interdependent। so जो monopolistic competition होते हैं वहाँ पे differentiated product मिलता है, बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे मिलेंगे। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज राइट, ओके, एंड नॉन प्राइस कंपटीशन इज ऑल्सो राइट, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर बायर्स, नंबर्स ऑफ फार्म्स एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। ओके, ये भी जो है ये सही होगा, मगर ये ऑप्शन 4 जो है ये गलत हो जाएगा। फार्म्स आर इंटरडिपेंडेंट ये नहीं होगा बिकॉज ये ओलिगोपोली का फीचर्स है, ओलिगोपोली मार्केट का फीचर है, ये मोनोपोलिस्टिक का फीचर्स नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आंसर सी, दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं व्हाट इज द फीचर्स ऑफ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। कोई अगर किसी को अगर याद है देन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर्स आप लोग मुझे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. In the short run, under perfect competition, given the market demand and market supply, the industry is in equilibrium at that price which clears the market. इसका रीजन दिया गया है, इन द लॉन्ग रन ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री अर्न्स प्रॉफिट। सो यहाँ पे दिया गया है एसर्टेशन जी कि परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई अगर दोनों
ऐसे अगर इंटरसेक्ट कर लिया देन इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। और इसका जो रीजन दिया गया है दैट इज इन द लॉन्ग रन ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री अर्न प्रॉफिट। देखिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इसके यहाँ पे बोला गया है। शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वो लॉन्ग रन में क्या हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो रीजन जो है ये गलत हो जाएंगे, बट असर्टेशन ए इज करेक्ट। सो कोट्स यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक आज डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम लोगों का ऑनगोइंग क्लासेस में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन मेल अस econ100219 एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।